राहुल गांधी अभी भी वोट चोरी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं, लेकिन बिहार चुनाव के बाद एक भी सबूत लेकर कोर्ट नहीं गए। 45 दिन का वक्त होने के बावजूद कोई सीसीटीवी फुटेज उन्होंने नहीं मांगा। क्यों? राहुल गांधी को आज फिर से सालों बाद ईवीएम की भी याद आ गई। अखिलेश यादव भी ईवीएम की बात उठाने लगे। राहुल गांधी कहने लगे कि हमें ईवीएम चेक कराओ। अखिलेश यादव कहने लगे कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। दोनों नेताओं को एक बार सुनिए कैसे फिर ईवीएम को इन्होंने जिंदा कर दिया है। Also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Yes. Let our experts go and see what is inside the EVM. Yes. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We are not physically allowed to go and see an EVM. इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दूसरे देश नहीं स्वीकार कर रहे तो हम क्यों करें? जो दूसरे देश कर रहे हैं वही करना है, और उनका ईवीएम का आर्किटेक्चर और हमारा अलग सिस्टम है बॉस। ये अखिलेश यादव को पता है, उनको नहीं पता ऐसा नहीं है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिजिकली ईवीएम देखने नहीं दिया जाता। अरे भैया, ईवीएम पहले चेक कराया जाता है आपके पार्टी के एजेंट को, सारे पार्टी के एजेंट को। मॉक पोलिंग होती है, सब चेक करा के तब उसमें पोलिंग शुरू होती है। राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और आपके यूपीए के जमाने में भी ईवीएम से ही इलेक्शन होते थे, तब चेक कर लेते बैठ के। पिछले कुछ वक्त से विपक्ष ईवीएम को भूल गया था, लेकिन जब उसको समझ में आ रहा है कि एसआईआर वाला नैरेटिव तो घुस नहीं रहा पब्लिक तक, तो फिर ईवीएम को उठा के ले आए। आज राहुल गांधी ने ईवीएम की बात उठाकर फिर ईवीएम हैकिंग के नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया कि चुनाव आयोग तो विपक्ष को यह अधिकार ही नहीं देता कि वो ईवीएम को चेक कर ले। लेकिन सच क्या है, मैं आपको याद दिलाता हूं। साल 2017 में ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सभी को खुला चैलेंज दिया था कि यह साबित करो कि ईवीएम हैक हो सकता है। ये लो ईवीएम सामने रख दिया, करके दिखाओ हैक। आयोग ने इस चैलेंज को हैकाथॉन नाम दिया था, लेकिन जो 13 पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही थीं, उनमें से सिर्फ 2 पार्टी सीपीआई और एनसीपी चुनाव आयोग के पास गई, और उन 2 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी आखिरी वक्त में हैकिंग के प्रयास से बैकआउट कर दिया। जबकि चैलेंज के तौर पर चुनाव आयोग ने उन 14 ईवीएम को रखा था जो लेटेस्ट चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। ईवीएम को हैक करने के लिए 5 घंटे का टाइम अलॉट किया गया था। कांग्रेस पार्टी तो गई भी नहीं थी। तो यह कहना कि ईवीएम देखने नहीं देती, अरे चुनाव आयोग ने कहा था लो हैक करके दिखाओ ना, सामने रख दिया। राहुल गांधी ईवीएम के चक्कर में फंस गए तो अखिलेश यादव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। अभी तक यही माहौल बना रहे हैं कि चुनाव में वोटर लिस्ट के जरिए बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। अब फिर से ईवीएम में दोष दिखने लगा है इन लोगों को। बैलेट पेपर अच्छा लगने लगा है, लेकिन बैलेट पेपर के फिर से इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो कहा था वो अखिलेश यादव को याद नहीं है शायद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 26 नवंबर 2024 को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर आप चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम ठीक नहीं तो खराब। पिछले साल ऐसी ही एक और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज करते हुए कहा था कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या होता था। यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। अखिलेश यादव की तरह ही सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा गया कि बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसकी जनसंख्या जर्मनी से कहीं ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उदाहरण मत दीजिए, यह बहुत बड़ा काम है और यूरोप के उदाहरण यहां काम नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। अखिलेश यादव जर्मनी, जापान, अमेरिका का उदाहरण देकर बैलेट पेपर पर लौटने की मांग कर रहे हैं, जबकि इसी साल मई में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की थी। और बंगाल में बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव हुए थे, इधर डब्बा फेंका हुआ है, उधर बैलेट पेपर फेंका हुआ, लोगों ने देखा नहीं है क्या? और अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए बैलेट पेपर से ही हुए थे, बीजेपी वहां नहीं जीती क्या? कितना जलेबी छानिएगा बॉस कि कनपट्टी पे बंदूक रख के वोट डलवा लेते हैं, बैलेट पेपर से कराएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी है तो एसआईआर में गड़बड़ी है, तो बूथ कैप्चरिंग या जब ईवीएम रखा जाता है वहां कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। अरे कभी तो देखिएगा कि आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। बात इलेक्शन रिफॉर्म की थी, लेकिन अखिलेश यादव तो रिफॉर्म का बैक गियर लगाने लगे कि ईवीएम छोड़ो बैलेट लाओ। अखिलेश यादव ने एसआईआर का विरोध भी किया।
आरोप लगाया कि यूपी में एसआईआर की आड़ में सीएम योगी एनआरसी करवा रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इनको एनआरसी का डर सता क्यों रहा है। आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार अवैध घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना रही है। इसी को अखिलेश यादव एनआरसी बता रहे हैं। आप देखिए, यूपी के अलग अलग शहरों में चेकिंग अभियान चल रहा है। लखनऊ में ऐसे ही अभियान के दौरान 160 सफाई कर्मियों के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस ग्राउंड पर उतर गई, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। यूपी के कानपुर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में अलग अलग थानों में ऐसा अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हूं और वहां पर देखिए पुलिस प्रशासन के अफसर पहुंचे हुए हैं, जांच रहे हैं आधार कार्ड और उनके जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है ताकि पहचान हो सके कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं। देखिए ये जांच की जा रही है, जो दस्तावेज हैं उनको परखा जा रहा है। ये भाई अगर एसआईआर में भी कोई अवैध रूप से भारत में रह रहा है और बाहर भेजा जा रहा है तो इन लोगों को दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या आप ये माने बैठे हैं कि जो अवैध रूप से घुसा हुआ है उसने डॉक्यूमेंट बनाकर आपके लिए ही वोट किया होगा? आप क्यों नहीं मान सकते कि वो बीजेपी के लिए वोट करता होगा? यूपी में अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं, नहीं तो अखिलेश घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को भी चुनाव से जोड़ देते। लोकसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने मजाक मजाक में कांग्रेस की कैसे क्लास लगा दी, सुनिए। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। लोकसभा में तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नहीं बख्शा, लेकिन सदन के बाहर जब सोनिया गांधी का जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था तो वहां अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, डिंपल यादव भी मौजूद रहे। संसद परिसर में कांग्रेस दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी ने केक भी काटा। तस्वीर देखिए। इधर सोनिया गांधी के जन्मदिन का जश्न चल रहा था, उधर राहुल गांधी के लिए एक और मुसीबत बढ़ गई। संसद में राहुल गांधी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे थे और बाहर उनकी मां सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में आने को लेकर जो विवाद था, उस पर आज कोर्ट ने सोनिया गांधी को ही नोटिस दे दिया। दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर दिया गया है। आरोप है कि सोनिया गांधी को साल 1983 में भारत की नागरिकता मिली, लेकिन उनका नाम नई दिल्ली की विधानसभा की वोटर लिस्ट में 1980 में ही आ गया था, जबकि उस वक्त वो भारत की नागरिक ही नहीं थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि फर्जीवाड़े के जरिए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में डाला गया। मामले की अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिला। कुछ दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई थी, यानी गांधी परिवार पर मुसीबत आती जा रही है। सोनिया गांधी को मिले नोटिस को लेकर प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनवा देता हूं। बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।